सुबह का वक्त है। रंभा अपने घर में बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। वह सपने में खुद को नदी किनारे देखती है, जहां वह एक बेहद ही खूबसूरत युवक कबीर से बात करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक उसका सपना टूट जाता है और वह झटके से उठकर बैठ जाती है। कृपया ध्यान दें, ये कहानी केवल वयस्कों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आप बच्चे हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे बनाने का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना और साथ ही आपको जागरूक करके एक अच्छी सीख देना है। कृपया वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात या गतिविधि को अपने घर पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल न करें। थोड़ी देर और अगर सपना देख लेती तो मैं उससे बात भी कर लेती। कितना अच्छा और सुंदर राजकुमार था। बिल्कुल ऐसा राजकुमार जैसे कि आसमान से सिर्फ मेरे लिए ही उतरा हो। कितना खूबसूरत सपना था। रंभा परेशान होकर अपने ख्यालों में खोई हुई घर की बाहर आती है। आंगन में उसके पिता माधव और माँ कुसुम बैठकर मिट्टी की घड़ी बना रही होती हैं। जी, हम मिट्टी के घड़े तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हमारी बेटी रंभा 17 वर्ष की हो गई है। अगर उसका विवाह कर देते तो हमारे सर के ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर जाता। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब कुछ ही दिनों में गांव में मेला लगने वाला है और उस मेले में हमारे ये सारे मिट्टी के घड़े बिक जाएंगे। फिर मैं उन सारे पैसों को इकट्ठा करके अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे घर में धूमधाम से विवाह कर दूंगा। बस भगवान करे कि जल्दी से हम ये जिम्मेदारी निभा लें। इतने में ही रंभा अपनी सोच से बाहर आकर उन दोनों के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। रंभा के चेहरे पर एक चमक होती है, जिसे देखकर कुसुम अपनी बात रोक देती है। क्या हो गया बेटी? आज तो तुम सुबह सुबह बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ माँ, पता नहीं आज क्या हो गया है, पर मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ बेटी, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ तुम्हारे ही विवाह के रिश्ते की बात कर रहे थे। अब कुछ ही दिनों में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। हाँ बेटी, तब तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा और तुम अपने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगी। ये बात सुनते ही रंभा मुस्कुराने लगती है और उसके दिमाग में वही सपने वाला राजकुमार आ जाता है। यानी पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा जो सपना है वह सपना अब सच होने वाला है। इतना कहकर रंभा शर्मा कर वहां से सीधे अंदर चली जाती है। कुसुम रंभा को जाते हुए देखती है और मुस्कुराती है। हमारी बेटी तो शर्मा गई, इसका मतलब उसे भी विवाह करना पसंद है। चलिए अब जल्दी से एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। दोनों माता पिता बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और गांव के एक मनोज नाम के लड़के से रंभा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिन बीतते हैं और शादी की जोर जोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रंभा हर वक्त अपनी ही दुनिया और ख्यालों में खोई हुई रहती है कि तभी उसकी सहेली काव्या उससे मिलने घर आ जाती है। अरे रंभा, आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम घर से बाहर भी नहीं निकलती और हर वक्त अपनी ही दुनिया में खोई खोई सी रहती हो। अरे काव्या, मेरा विवाह अब एक राजकुमार से होने वाला है, तो मैं उसी तरह मर्यादा से रहूंगी ना। मैं बहुत खुश हूँ कि इस गांव के सबसे खूबसूरत लड़के से मेरा विवाह होने वाला है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रंभा? अरे तुम्हारा जिससे रिश्ता हुआ है वह इतना भी सुंदर नहीं है और ना ही वह कहीं का राजकुमार है। तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? देखो काव्या, तुम कुछ भी कहो, पर मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरा पति तो बहुत सुंदर होने वाला है और देखना, शादी के दिन मेरी सारी सहेलियां मेरे पति को देखते ही रह जाएंगी। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे जिस लड़के से रिश्ता हुआ है वह मनोज इन दिनों गांव में ही आया है और सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए लगा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा दूल्हा साक्षात दिखा देती हूँ, फिर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारा दूल्हा कितना खूबसूरत है। इसमें देखने वाली क्या बात है? ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देख लेना मेरा दूल्हा बहुत सुंदर होगा। इतना कहकर रंभा मुस्कुराती हुई काव्या के साथ वहां से निकल पड़ती है और दोनों सेठ के घर पहुंच जाती हैं। वहां बाहर के हिस्से में मनोज काम कर रहा होता है
उसका चेहरा सिर्फ एक साधारण इंसान जैसा होता है। उसे देखते ही रंभा का भ्रम टूट जाता है। काव्या, ये कौन है? यहाँ तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। यही तो मनोज है जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है। अरे पूरे गांव में इसी के नाम के चर्चे हो रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? यही तुम्हारा दूल्हा है। देखो तो सही, तुम तो बहुत कह रही थी कि वह कोई राजकुमार है, पर ये तो एक बेहद साधारण सा इंसान है। नहीं काव्या, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विवाह एक साधारण इंसान से नहीं हो सकता। मैं तो बस अपने सपनों के राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। मुझे इस इंसान से विवाह नहीं करना। अब कुछ नहीं हो सकता रंभा। हमारे गांव में जो एक बार लड़की का रिश्ता तय हो जाता है जहाँ, तो विवाह तो उसी से होता है। बड़ी आई थी खुद को राजकुमारी कहलाने वाली। देखो अब तुम्हारा पति क्या है। काव्या की बात सुनकर रंभा फिर से मनोज की तरफ देखती है। उसकी साधारण कपड़े और साधारण शक्ल देखकर वे घबरा जाती है और पागलों की तरह भागते हुए घर आती है। क्या हो गया बेटी? तुम इस तरह हाँफ क्यों रही हो और कहाँ गई थी तुम? बेटी, अब ठीक 1 सप्ताह बाद तुम्हारा विवाह है, इसलिए तुम इस तरह बार बार घर से बाहर मत जाया करो। नहीं माँ, नहीं पिताजी, मैं इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी। वह मेरे सपनों का राजकुमार नहीं है। वह तो एक बेहद साधारण सा इंसान है। मैं ऐसे इंसान से विवाह नहीं कर सकती हूँ। ये क्या बचपने वाली हरकतें कर रही हो रंभा? अरे तुम्हारे विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसीलिए विवाह तो तुम्हें उसी से करना पड़ेगा। माँ, मैं सिर्फ उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मुझसे मिलने आया था। तुमसे कौन सा राजकुमार मिलने आया था बेटी? वही जिसका मैंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था। एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार मुझे तालाब के किनारे मिलने आया था और मैं उससे बात करने ही वाली थी कि मेरा सपना टूट गया। तुम ये कैसी अजीब बातें कर रही हो बेटी? अरे सपनों का राजकुमार ढूंढ रही हो? हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बचपना छोड़ो रंभा। हमने तुम्हारा रिश्ता जहाँ तय किया है उसी से तुम्हें विवाह करना है और ये हमारा अंतिम फैसला है। आपको जो करना है करिए पिताजी, पर मैं उससे विवाह नहीं कर सकती। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ अपने सपनों जैसा राजकुमार चाहिए। मुझे इस विवाह के बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर रंभा परेशान होकर रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। पता नहीं हमारी बेटी को अचानक क्या हो गया है। लगता है कोई बचपना है। उसने जो सपना देख लिया है उसी की वजह से उसे सपनों जैसा राजकुमार चाहिए। अब हम क्या करें? अरे जी, बच्चों की इतनी इतनी छोटी छोटी जिद पर अगर माँ बाप इस तरह व्याकुल हो गए तब तो हो ही गया। वे अभी बचपना कर रही है, पर हम लोग बड़े हैं और हमें अपना सोच समझकर फैसला लेना है। मनोज बहुत ही मेहनती लड़का है, काम करने वाला है और ईमानदार भी है। वे अपनी बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करता है। वे हमारी बेटी को भी बहुत खुश रखेगा। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और फिर मिट्टी के घड़े लेकर वहां से चली जाती हैं। वहीं घर के अंदर रंभा अकेली बैठी सोच रही होती है। नहीं, माँ और पिताजी तो इस विवाह को नहीं रोकने वाले हैं। अब शाम भी होने वाली है। मुझे तुरंत उसी तालाब के किनारे जाना चाहिए। मेरे सपनों का राजकुमार आज मुझसे मिलने जरूर आएगा। तब मैं माता पिता को बता दूंगी कि वह मुझसे कितना प्रेम करता है। इतना कहकर रंभा चुपके से घर से निकल पड़ती है और तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। वहां घंटों बैठने के बाद भी कोई नहीं आता तो वह उदास हो जाती है। ये क्या, मेरे सपनों का राजकुमार आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैं कब से यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, पर वह आया क्यों नहीं? रंभा थोड़ी और देर इंतजार करके परेशान होकर घर आ जाती है और जाकर चुपचाप बिछावन पर लेट जाती है। रात को कुसुम उसके पास खाना लेकर आती है। मेरी बेटी, उठो और थोड़ा खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। हाँ? कुसुम परेशान होकर वहां से चली जाती है। रंभा पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलने लगती है। हे भगवान, आज मेरे सपनों का राजकुमार मेरे पास दोबारा आ जाए। मैं इस बार उससे उसका नाम और उसका घर पूछूंगी, फिर मैं उसका पूरा पता निकाल कर उसी से विवाह करूंगी और जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है उससे मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। भगवान करे आज वे मेरे सपने में आए।
फिर रंभा गहरी नींद में सो जाती है। थोड़ी देर में सपने के अंदर तालाब के किनारे फिर से वही खूबसूरत युवक उसके सामने आकर बैठ जाता है। वह जैसे ही रंभा को छूने वाला होता है कि अचानक रंभा की आंख खुल जाती है। ये क्या? फिर से वही आया, फिर से वही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह मुझे छूने ही वाला था और मैं उससे सब कुछ पूछ लेती, पर उससे पहले ही मेरी आंख खुल गई। वह परेशान होकर तुरंत घर के बाहर आती है, जहाँ माधव खड़ा होता है। क्या हुआ बेटी? तुम सुबह सुबह इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? पिताजी, माँ, आज मेरे सपने में वह राजकुमार फिर से आया था। अगर वह कोई साधारण सपना होता तो वह सिर्फ एक बार आता, दोबारा नहीं। अगर वह दोबारा आया है तो वह जरूर कोई असली राजकुमार है और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। मैं भी उसी से प्रेम करूंगी और उसी से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। देखो कुसुम, हमारी बेटी की दिमागी हालत अब ठीक नहीं लग रही है। हमें किसी साधु संत के पास जाना चाहिए। किसी ने हमारी बेटी पर जादू टोना कर दिया है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तुरंत चलना चाहिए। साधु तो कोई भी चीज हमसे छीन लेते हैं। अगर मैं साधु के पास माता पिता के साथ गई तो कहीं वे मेरे सपने के राजकुमार को मुझसे छीन ना ले, फिर मैं उससे कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे अपने माता पिता से पहले खुद ही जाकर साधु महाराज से अकेले मिलना होगा। हाँ, तभी सब ठीक रहेगा। चलो बेटी, अब तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग साधु महाराज के पास चलेंगे और कल ही चलेंगे। अभी मुझे अपनी सहेली के पास जाना है। उसने मुझे आज मिलने बुलाया था। ठीक है बेटी, पर जल्दी आ जाना। रंभा वहां से निकल घने जंगलों के रास्ते जाने लगती है। तभी रास्ते में रंभा की चाची लता उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे रंभा बेटी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे चेहरे पर वे रौनक नहीं है जो एक शादी वाली दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। चाची, आपसे क्या छुपाना, मैं साधु महाराज से मिलने जा रही हूँ। वही मेरी सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। अरे बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? अरे वे साधु महाराज किसी की तकलीफें दूर नहीं करते, वे तो बस सबकी तकलीफें बढ़ाते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगी। तुम मुझे बताओ तो सही, देखना मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं तो तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करती हूँ। वह तो है चाची, ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। तभी रंभा चाची लता को सारा सच बता देती है। अरे तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। वे सपनों का राजकुमार तो बहुत खूबसूरत होगा, तभी तुम उसकी इतनी दीवानी हो गई हो। लेकिन तुम साधु के पास क्यों जा रही हो? वह तो तुम्हारे राजकुमार को तुमसे हमेशा के लिए छीन लेगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊं चाची? मेरे माता पिता मेरी बात मानते ही नहीं, और अब साधु महाराज ही बचे हैं जो मुझे मेरे राजकुमार से मिला सकते हैं। साधु महाराज तो तुम्हारे माता पिता की ही बात मानेंगे। तुम्हारे माता पिता अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम मेरे साथ एक जगह चलो, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है चाची, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। लता रंभा का हाथ पकड़कर उसी घने जंगल के बीच एक झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ एक जादूगरनी बैठी होती है। लता उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। आखिर तुम इसे ले ही आई। हाँ, अब तुम इसे लो और मैंने जो तुमसे कहा था वह मुझे दे दो। अच्छा, तो मेरी चाची इस जादूगरनी से मेरा सौदा करना चाहती हैं। मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। रंभा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रुक जाओ, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। रुक जाओ रंभा, तुम इतनी आसानी से कैसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए क्या क्या मेहनत की हूँ। रुक जाओ। पकड़ो उसे, वह भागनी नहीं चाहिए। मैं इस वक्त एक ऐसी पूजा पर बैठी हूँ जिससे मैं उठ नहीं सकती, वरना उसे मैं यहाँ हमेशा के लिए बंद कर देती। जाओ, जल्दी करो। ठीक है, आप बैठे रहिए, मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ। लता रंभा के पीछे भागती है। रुक जा रंभा, तू भाग नहीं सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था चाची कि आप मेरा सौदा उस जादूगरनी से करोगी। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। रंभा तेजी से भागती है और लता का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वे जमीन पर गिर पड़ती है।
मैं क्या करूं? मैं उसे पकड़ भी नहीं सकती, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। दूसरी तरफ भागती हुई रंभा रक्षित अपने घर पहुंच जाती है। कहाँ गई थी रंभा? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसे घर से बिना बताए कहाँ चली जाती हो? हाँ बेटी, तुम्हारी विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं और तुम इस तरह लापरवाही करती हो। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों को छोड़कर साधु महाराज से मिलने जा रही थी ताकि मैं अपने सपनों के राजकुमार को पा सकूं। लेकिन रास्ते में चाची मिल गई और वह मेरा सौदा एक जादूगरनी से कर रही थी। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागी हूँ। ये तुमने क्या किया बेटी? तुम्हारी चाची तो पहले से ही उस जादूगरनी से मिली हुई है, इसीलिए हमारा उनसे नहीं बनता। तुम्हें अपने माता पिता पर भरोसा नहीं था और एक धोखेबाज चाची पर भरोसा हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं उनकी बातों में आ गई थी। देखो, अब हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें अभी साधु महाराज के पास जाना ही होगा, क्योंकि हमारी बेटी की स्थिति ठीक नहीं है। अभी तो वो बच गई, लेकिन अगर दोबारा उस जंगल में फंस गई तो कभी लौट नहीं पाएगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, चलते हैं। तीनों निकल पड़ते हैं और कुछ घंटों के सफर के बाद साधु महाराज की झोपड़ी में पहुंचते हैं। आओ बच्चों आओ, बताओ कैसे आना हुआ। माधव सारी बात साधु महाराज को विस्तार से बता देता है। ये तो बहुत ही विचित्र बात है। महाराज, मुझे वही राजकुमार चाहिए और मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। मैं उसके सिवा किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, रुको, मैं देखता हूँ कि आखिर ये हकीकत है या सिर्फ एक सपना है। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो उन्हें तालाब किनारे बैठा एक रोता हुआ खूबसूरत लड़का दिखाई देता है। अरे, ये तो सच है। यानी ये जो सपना देख रही है वो सच है। उस लड़के का नाम कबीर है और वो तालाब के किनारे फंसा हुआ है, क्योंकि उसे एक जादूगरनी ने कैद करके रखा है। तो फिर उस लड़की का हमारी बेटी से क्या संबंध? वो हमारी बेटी के सपनों में क्यों आता है? क्योंकि उसे मदद की ज़रूरत है, और तुम्हारी बेटी ही एक सच्चे दिल की लड़की है जो उसकी मदद कर सकती है। इसलिए उसका ख्याल इसके मन में आया है। दोनों की नियति आपस में जुड़ी हुई है। तुम्हारी बेटी ही उसे यहाँ से आजाद कर सकती है। पर हमारी बेटी तो बहुत मासूम है साधु महाराज। भला वह उस खतरनाक जादूगरनी का सामना कैसे कर पाएगी? नहीं माँ, मैं कर लूंगी। मुझे उन्हें आजाद करना ही होगा। नहीं, तुम उसे आजाद करने नहीं जाओगी। 2 दिनों बाद तुम्हारा विवाह है। अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम वक्त पे नहीं आई तो विवाह कैसे होगा? अभी किसी तरह माता पिता जी को वहाँ जाने के लिए मना लेती हूँ। जैसे ही मैं उसे बचा लूंगी उसके बाद मैं ये विवाह रोक दूंगी और फिर उसी से विवाह करूंगी। माँ, पिताजी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं विवाह आप लोगों की पसंद से ही करूंगी। बस मैं उसे बचाना चाहती हूँ। किसी की जान मुसीबत में डालकर मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी पुत्री बिल्कुल ठीक कह रही है माधव। इसे वहां जाना ही होगा। तुम यहाँ से पूर्व की दिशा की ओर निकलोगी तो वहीं पर वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बातों पर भरोसा करके अपनी बेटी को जाने दे रहा हूँ। पर रंभा, तुम सही सलामत वापस आना। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। आप चिंता मत करना, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रंभा पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ती और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे अचानक बहुत जोरों से प्यास लग जाती है। ये क्या, मैं इतना दूर आ गई हूँ, मुझे तो बहुत जोरों से प्यास भी लग गई है और आसपास कहीं पानी का कोई स्रोत भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या पानी पीऊँ? इतना कहकर रंभा परेशान होकर थोड़ा आगे जाती है कि तभी उसे एक तालाब मिल जाता है। लेकिन तालाब का पानी काला होता है, जिसे देखते ही रंभा परेशान हो जाती है। ये क्या, तालाब का पानी इतना काला क्यों है? ये तो साधारण होना चाहिए। अब मैं क्या पीऊं? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तभी उसे अचानक तालाब के पास में ही एक गुफा दिखती है, जहाँ से चीखने की आवाज आती है। अरे, इस गुफा से ये चीखने की आवाज कैसी?
और ये तालाब के पास ही है। मुझे डर भी लग रहा है, पर मुझे लगता है इसके अंदर जाना होगा। इतना कहकर रंभा डरती डरती उस गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही इस गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ कबीर घायल अवस्था में जमीन पर बैठा चिल्ला रहा होता है। कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ रंभा जाती है और जैसे ही कबीर को देखती है वे मोहित होकर वहीं खड़ी रह जाती है। ये तो बिल्कुल वही युवक है जो मेरे सपनों में आता था, यानी मेरे सपनों का राजकुमार सच में है। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर मेरा राजकुमार मुझे मिल गया। तुम कौन हो? तुम मेरी जान बचाने आई हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। क्यों नहीं, जल्दी मुझे बाहर निकालो। मेरी पत्नी बीमार है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये बात सुनते ही रंभा के होश उड़ जाती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या तुम विवाहित हो? हाँ, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी है जो घर पर बीमार अवस्था में पड़ी है। इस तालाब के किनारे औषधि होता है, मैं वही लेने आया था, लेकिन तब से मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। कोई अदृश्य शक्ति मुझे जकड़ लेती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है जैसे किसी ने एक फरिश्ते की तरह तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। ये क्या? मैंने सोचा था ये मेरा राजकुमार है और मैं इससे विवाह करके पूरा खुशी पूर्वक जी सकती हूँ, लेकिन ये तो विवाहित है। क्या मैं किसी और के पति की जान बचाऊं? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। इतना कहकर रंभा जाने ही लगती है कि तभी उसके कदम रुक जाती हैं। देखो, तुम इस तरह मत जाओ, मेरी मदद करो भगवान के लिए। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी। मैंने सपनों की राजकुमार, सपनों में तुम्हें देखा ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं और अपना जीवन तुम्हारे साथ जी सकूं। नहीं, मैं अपनी पत्नी के होते हुए किसी और को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। और तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और अच्छे दिल की भी लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। मुझे माफ कर दो। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम अगर अपने किसी मकसद से आई हो तो मैं तुम्हारे उस मकसद में कभी साथ नहीं दे सकता, तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो तुम अपनी जान मुसीबत में मत डालो, चली जाओ यहाँ से। ये अपनी पत्नी से क्या इतना प्रेम करता है कि ये मुझे जाने को कह रहा है और अपनी जान मुसीबत में डालने को कह रहा है? नहीं, मैं जिसके लिए आई हूँ मुझे पहले इसकी जान बचानी चाहिए। देखो, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले मुझे तुम्हारी जान बचानी है, क्योंकि मैं किसी को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो तो इसी गुफा के अंदर तुम्हें एक जादूगरनी का एक जादुई लाल मटका दिखेगा। उस मटके को किसी तरह से फोड़ दो, तभी मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगा। ठीक है, मैं वह मटका अभी फोड़ कर आती हूँ। इतना कहकर रंभा गुफा में आगे बढ़ जाती है और थोड़ी ही दूर जाती है तभी उसे सामने दो घड़े दिखाई पड़ती हैं। एक घड़े में काला कपड़ा बंधा मटका होता है और दूसरी घड़े में सोनी चांदी भरी होती है। अरे, इस घड़े में तो इतना सारा सोना चांदी है और ये घड़े में शायद उस जादूगरनी की शक्ति होगी जिसने कबीर को बंद किया है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। सुनो, अगर तुम धनी होना चाहती हो तो ये सारा धन ले लो और लेकर चली जाओ। तुम्हें सपनों का राजकुमार मिल जाएगा और तुम इस राज्य के राजकुमार से विवाह कर सकती हो। लेकिन अगर तुमने इस काले कपड़े वाले घड़े को चुना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारी जान भी मुसीबत में पड़ जाएगी। मुझे सपनों का राजकुमार चाहिए, पर किसी की जान की कीमत पर नहीं। मुझे कबीर को आजाद करना है। तभी रंभा उस काले कपड़े वाले घड़े को उठाकर जमीन पर पटक देती है, जिससे कि वह फूटते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है और वह गुफा और वह पूरा दृश्य गायब हो जाता है। तालाब के किनारे कबीर और रंभा आ जाते हैं। ये क्या? तुमने सच में मेरी जान बचा ली।
तभी इतने में वहां जादूगरनी भी प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ तक आ गई रंभा। मैं जानती थी कि तुम यहाँ तक आओगी और इसीलिए मैंने इतना बड़ा सब जाल बिछाया था। तुमने बहुत गलत किया है। तुम ऐसे निर्दोषों के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो। तुम इसके लिए क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रही हो और मेरा जादू तोड़ रही हो, जबकि ये तुमसे प्रेम भी नहीं करता है। ये मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन मैं इससे प्रेम करती हूँ। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं अपने प्रेम को इस तरह तुम्हारे जाल में फंसते हुए नहीं देख सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, अब हंसते हुए नहीं देख सकती हो तो तुम अब अपने प्रेम, अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई रोशनी दोनों की तरफ फेंकती है। तभी रंभा एक जोरदार पत्थर लेकर जादूगरनी के सर पर मार देती है, जिससे जादूगरनी वहीं गिर पड़ती है और उसका जादू उल्टा उसी के ऊपर लग जाता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? मेरा जादू मेरे ही ऊपर आ गया, यानी मेरी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई हैं। नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। तुमने जो किया क्या वह सही था? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके पास जो जादुई डंडा है उसे तोड़ दो। उसे तोड़ते ही उसकी सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। फिर रंभा बढ़कर जादूगरनी की वह जादुई झड़ी उठा रही होती है कि तभी नहीं रंभा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें ये राजकुमार चाहिए तो मैं इसकी सारी यादें मिटा दूंगी और इसे तुम्हारी झोली में सौंप दूंगी। पर बस तुम मेरा साथ दे दो और इस लड़के को धोखा दे दो। नहीं, जिससे प्रेम किया है उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। और तुम जैसी काली शक्तियों की पुजारी की बात पर मुझे कभी भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों को तो बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ना कहकर रंभा बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से उस जादुई डंडे को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। वह डंडा टूटते ही एक भयानक चीख गूंजती है और अचानक जादूगरनी वहां से काले धुएं की तरह गायब हो जाती है। चलो, आखिरकार जादूगरनी का ये साया तो हट गया। लेकिन रंभा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें क्या कहूं क्या ना कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने मुझे सपनों में देखा और मुझसे इतनी शिद्दत से प्रेम करने लगी कि तुम मेरी जान बचाने के लिए यहां तक आ गई और अपनी जान भी मुसीबत में डाली। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले तुम्हें अपनी पत्नी के पास जड़ी बूटियां लेकर जाना चाहिए, वे बहुत बीमार है। चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। इतना कहकर रंभा कबीर को लेकर वहां से निकल पड़ती है। थोड़ी देर में कबीर अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी बिस्तर पर लेटी होती है। ये देखो, यही मेरी पत्नी है, जो न ही ढंग से बोल सकती है और न ही ढंग से बैठ सकती है। इसको एक ऐसी भयानक बीमारी लग गई है। तुम इसका अच्छे से इलाज करो, बस यही एक सही रास्ता है। मैं ये नहीं समझा कि जब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं तो तुम खुद ही मेरी पत्नी के पास क्यों लेकर आई? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। मैंने तुम्हारी जो भी मदद की वह स्वार्थ में की, ताकि तुम मुझे अपनी पत्नी मानो। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम शादीशुदा हो और मैं किसी का घर उजाड़कर अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती। इसीलिए तुम अपनी पत्नी की सेवा करो। वह तुम्हारी पत्नी है और वह तुम्हारे भरोसे अपना पाकी जीवन जीना चाहती है। सच में तुम दिल की बहुत नेक हो रंभा। तुमने मेरी पत्नी का दुख समझा और मेरा भी। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मैंने जो प्रेम किया वह भी पवित्र था, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और उसके बीच कोई भी नहीं आ सकता। अभी तुम अपनी पत्नी की सेवा करो और अपना जीवन बिताओ। मैं खुश हूँ अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने में। अब मैं चलती हूँ। फिर रंभा वहां से अपने माता पिता के पास अपने घर आ जाती है। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम सही सलामत आओगी या नहीं। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने जिससे मेरा रिश्ता तय किया था, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में बेटी? हम लोग तो बहुत खुश हैं। मुझे तो लगा कि तुम वहां से आओगी और इस विवाह से साफ इनकार कर दोगी। नहीं पिताजी,
आप जिससे मेरा विवाह करेंगे मैं उसी के साथ अपना बाकी जीवन खुशी खुशी बिताने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब हम सब मिलकर विवाह की धूमधाम से तैयारी करते हैं। चलिए जी, विवाह की बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह होती ही रंभा उस अच्छे मनुष्य से पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह कर लेती है और फिर दोनों हमेशा के लिए खुशी पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन जीने लगते हैं।